नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से बगावत करने पर पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा पर आमरण अनशन के दौरान आज हमला हो गया। एक शख्स ने कपिल मिश्रा को थप्पड़ मारने की कोशिश की। इस हमलावर युवक ने खुद को आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी बताया और कपिल मिश्रा पर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। सवाल उठता है कि क्या कपिल पर यह हमला साजिशन हुआ? क्या कपिल के सत्याग्रह से आम आदमी पार्टी के अंदर बौखलाहट बढ़ चुकी है, जिसके नतीजे में यह हमला हुआ, या फिर आम आदमी पार्टी के अंदरूनी झगड़े का कोई तीसरा फायदा उठा रहा है? आइए आपको बताते हैं कपिल पर आज कैसे हमला हुआ और इसके बाद कैसे सियासत हुई। पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया इन्होंने, धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। हरी टी शर्ट में बुरी तरह धुना जा रहा ये वही नौजवान है जिसने अनशन पर बैठे कपिल मिश्रा पर हमला करने की कोशिश की। सब बहुत देर से धान पार्टी करके तो धोखा दे रहे। ये कपिल मिश्रा पर हमला कर पाता, थप्पड़ मार पाता, उससे पहले वहां मौजूद समर्थकों ने पकड़ लिया। पहले जमकर धुनाई हुई और फिर इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। हमला किया। अरे मारो मत। अरे नहीं हाथ कैसे छोड़ा? कैसे मिश्रा जी को मारा? मिश्रा जी कैसे मारा? खुद कपिल मिश्रा के मुताबिक ये युवक स्टेज की तरफ तेजी से बढ़ा और उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो थप्पड़ मारने में कामयाब नहीं हो पाया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को धोखा दिया, इन्होंने धोखा दिया पार्टी कार्यकर्ताओं को उन्होंने। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? अपने आप किसने नहीं भेजा मुझे। मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, आम आदमी पार्टी का हूँ। एक नौजवान ने कपिल को थप्पड़ मारने की कोशिश क्यों की? कपिल से इसकी क्या अदावत थी? बुरी तरह धुने जाने के बाद इस शख्स ने सारा खुलासा किया। उस शख्स की अगर गतिविधि की बात करें तो हर कोई यही कह रहा है कि वो यहाँ बैठ नहीं रहा था, बल्कि घूम रहा था। कभी इधर जा रहा था, कभी उधर जा रहा था, और अचानक से फिर वो मौके की तलाश में कहीं ना कहीं था। और यहाँ पे जैसे ही अभी मेडिकल चेकअप हो रहा था कपिल मिश्रा का, जिसमें उनके शरीर का ब्लड प्रेशर वगैरह डॉक्टर आके नाप रहे थे, और डॉक्टर ने मेडिकल चेकअप किया है और कैसे करके डॉक्टर निकले हैं। थोड़ा सा एक खाली जगह मिला है और उसी खाली प्रीमाइसिस का फायदा उठाते हुए वो सीधा कपिल मिश्रा पे जंप किया है। मुझे लगता है कि इस रास्ते से वो आया है और इधर से गया है। इस साइड में हम सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो खाली जगह देख के उधर से जाके कपिल भाई के यहाँ अटैक करने लगा। हमने सारे कार्यकर्ताओं ने उसको पकड़ा। पुलिस से पूछताछ में कपिल मिश्रा पर हमला करने वाले अंकित भारद्वाज ने कबूल किया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। एक व्यक्ति जिसका नाम अंकित भारद्वाज है, उसको वहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ उसी के बाद में पुलिस के द्वारा उसको थाने पर लेके आया गया और अभी जांच चल रही है। सर, कौन बीजेपी का ही आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। वैसे इस थप्पड़ कांड से इतना जरूर हुआ कि कपिल मिश्रा का जो अनशन सुबह से ठंडा ठंडा कूल चल रहा था, उसमें शाम होते होते गर्मी आ गई। पुलिस ने अनशन स्थल पर पहरा बढ़ा दिया। वो शख्स अचानक तेजी से दौड़ता हुआ आया और कूदने की कोशिश की मेरे ऊपर। उसका हाथ मेरी गर्दन पे लगा, तभी सभी साथियों ने उसको रोक लिया और उसको लेकर चले गए यहाँ से। उनकी नीयत क्या थी ये मेरे को नहीं पता, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कुछ खराब नीयत के साथ आए हुए लगे वो व्यक्ति। थप्पड़ कांड के बाद कपिल के अनशन स्थल पर मीडिया की हलचल बढ़ गई। फिर से कपिल सुर्खियों में आ गए और फिर से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर हमला शुरू हो गया। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि इस तरह के लोग आएंगे, इस तरह की घटनाएं होंगी। हमारा कोई साथी हिंसा ना करे। अगर हमारे साथियों ने हिंसा करी तो मैं जल का भी त्याग कर दूंगा। मेरा नाम वो अंकित भारद्वाज बता रहा था, कह रहा था मैं मुंडका से आया हूँ और कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा है, इसलिए मैंने ऐसा किया है। कोई बात नहीं है, जिसको जो सही लगे, जो मेरे दिल में मेरी आत्मा को सही लग रहा है वो मैं कर रहा हूँ। जो उनके दिल को उनकी आत्मा को सही लगेगा वो करेंगे। सवाल है कि कपिल मिश्रा का दुश्मन कौन है? कौन कपिल मिश्रा पर हमला करवाने की साजिश रच रहा है? क्या कपिल मिश्रा पर हमला आम आदमी पार्टी से बगावत का बदला है? कपिल के सत्याग्रह से कौन लोग डर रहे हैं?
इस हमले से ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 24 घंटे पहले ही कपिल मिश्रा ने इंटरनेशनल कॉल व्हाट्सएप पर धमकियां मिलने का खुलासा किया था। लेकिन कपिल पर हमले से आम आदमी पार्टी खुद को किनारे कर रही है। जो जानकारी मिली है इस अंकित भारद्वाज नाम के व्यक्ति के बारे में, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा का एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ये इसकी प्रोफाइल से जो पता चला है और इसकी फोटोज आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन में भी है। इसकी फोटोज पवन शर्मा बीजेपी के नेता के साथ भी है। इसकी फोटो भाजपा के तमाम नेताओं, ये सतीश उपाध्याय जी के साथ भी इनकी फोटो है और इनकी फोटो विजय सापला जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ भी है। तो मैं जैसा बार बार कह रहा हूं कि इस पूरे खेल के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक गहरी साजिश है, आम आदमी पार्टी की सरकार को अस्थिर करना। जो जानकारी मुझे मिली है उसके हिसाब से वो आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे नगर निगम में और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और मोहल्ला क्लिनिक की प्रोजेक्ट को सत्येंद्र जैन जी की कोर टीम में देखते हैं। इस प्रकार से उसके ऊपर हमला, मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। पुलिस को सुरक्षा बढ़ानी चाहिए कपिल मिश्रा की, मैं ये उनसे बोलना चाहूँगा। और ये जो इस स्तर पे भी ये झगड़ा आ सकता है, ये सोच के मैं हैरान हूँ। बहरहाल हमले के बाद एक बार फिर कपिल मिश्रा सेंटर में हैं और आम आदमी पार्टी अपने और विरोधियों के निशाने पर। दिल्ली से कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। आइए आपको हम कपिल मिश्रा के अनशन की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, नई तस्वीरें। अब से थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा अपने समर्थकों के साथ अनशन स्थल पर भजन गाते हुए दिखे थे। आज सुबह से वो अनशन पर बैठे हैं, सिर्फ पानी पी रहे हैं और दोपहर पर ही उन पर यह हमला हुआ। ताकि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर कुछ ना आता नजर, सच का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में वो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई करें, नहीं बदलेगी हो भावना, बढ़ उठे प्यार का हर कदम और मिटे बैर का ये भरम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। कपिल मिश्रा वाकई अरविंद केजरीवाल के शिष्य हैं, सारे वो तरीके अपना रहे हैं जो केजरीवाल अपनाते थे। कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों की एक कायराना हिमाकत सामने आई। सेना के एक लेफ्टिनेंट को दहशतगर्दों ने पहले अगवा किया और फिर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। महज 23 साल के लेफ्टिनेंट उमर फयाज उस दक्षिणी कश्मीर के रहने वाले थे जहां आतंकी इन दिनों सबसे ज्यादा पनाह ले रहे हैं, जहां दहशतगर्दों को बचाने के लिए नौजवान सेना पर पत्थर बरसाते हैं। लेकिन उमर ने देशभक्ति का रास्ता अख्तियार किया था। 6 महीने पहले ही उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, लेकिन मंगलवार को जब वो एक शादी के लिए घर से जाने के लिए निकले तो उन्हें पहले अगवा किया गया और फिर उनकी लाश मिली। ये आखिरी सलामी है तिरंगे में लिपटे 23 साल के उस जाबाज अफसर को जो आतंक के खिलाफ लड़ने के लिए सेना में शामिल हुआ था, जो कश्मीर से खून खराबा करने वाले दहशतगर्दों का खात्मा करने की कसम खाकर फौज में लेफ्टिनेंट बना था।
सेना के इस अफसर का जनाजा अपनों के बीच पहुंचा तो कोहराम मच गया। लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हर आंख नम थी, हर जुबान खामोश थी। जहन में उन दहशतगर्दों के खिलाफ बेइंतहा नफरत थी जिन्होंने महज 23 साल के अफसर उमर फयाज को किडनैप कर हत्या कर दी। जिस्म पर फौज की वर्दी, दिल में देश की हिफाजत का जज्बा और दिमाग में दहशतगर्दों की बर्बादी का जुनून, यही पहचान थी यंग ऑफिसर उमर फयाज की। सिर्फ 6 महीने पहले ही उमर ने जोश और जुनून के साथ सेना की नौकरी ज्वाइन की थी। लेफ्टिनेंट उमर फयाज की मौजूदा पोस्टिंग जम्मू के अखनूर सेक्टर में थी। राजपूताना रफल से ताल्लुक रखने वाले उमर एक पारिवारिक शादी में शरीक होने के लिए छुट्टी लेकर शुपियन आए थे। मंगलवार को उमर अपने घर से शादी में जाने के लिए निकले, लेकिन उसके बाद लौटकर नहीं आए। सेना के अफसर की गुमशुदगी की खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। रात में गायब हुए लेफ्टिनेंट उमर की तलाश शुरू की गई तो गोलियों से छलनी उनकी डेड बॉडी मिल गई। ऑफिसर की हत्या की खबर मिलते ही सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शहीद के शव को कब्जे में लिया गया। तिरंगे में लिपटे लेफ्टिनेंट उमर फयाज को सेना ने वहीं पर आखिरी सलामी दी जहां उनका शव मिला था। जांच में पता चला कि मंगलवार रात उमर फयाज जब शादी से अपने घर कुलगाम जाने के लिए निकले तो रास्ते में घात लगाकर बैठे 5 से 6 आतंकियों ने फौजी अफसर पर धावा बोल दिया। इससे पहले कि उमर कुछ कर पाते, बंदूक की नोक पर दहशतगर्दों ने उन्हें अगवा कर लिया और एक बाग में ले गए। आतंकियों ने रात के अंधेरे में उमर की हत्या करने के लिए उन्हें 5 गोलियां मारी। सुबह गोलियों से छलनी अफसर की डेड बॉडी हरमन इलाके में मिली। सेना ने अपने जाबाज अफसर की हत्या को आतंकियों की कायराना करतूत बताया है और ऐसा करने वाले दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने का भी ऐलान किया है। दिस वाज अ वेरी डास्टर्ली एंड एक्ट ऑफ कावर्डिस, जिसमें कुछ अननोन टेररिस्ट ने जो इस इलाके में रहते हैं, इन्होंने कल रात को लेफ्टिनेंट उमर फयाज को किडनैप किया है और बाद में उनको मार दिया गया है। इंडियन आर्मी इस दुख की घड़ी में इस फैमिली के साथ खड़ी है। एनडीए पास आउट लेफ्टिनेंट उमर फयाज चाहते थे कि कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा हो और इसलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी। एक जानबाज सैनिक के साथ साथ उमर फयाज बेहतरीन खिलाड़ी भी थे। इस साल वो सेना के यंग ऑफिसर्स कोर्स के लिए भी जाने वाले थे। फयाज एनडीए में हॉकी टीम के कैप्टन थे और वॉलीबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के बाद कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अपने सख्त इरादे फिर से जाहिर कर दिए हैं। शोपियां में लेफ्टिनेंट उमर फयाज का अपहरण और हत्या आतंकवादियों का कायरतापूर्ण काम है। जम्मू कश्मीर का ये युवा अधिकारी एक रोल मॉडल था। 2 राजपूताना राइफल्स के लेफ्टिनेंट उमर फयाज एक शानदार खिलाड़ी थे। उनका बलिदान हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि हमें घाटी से आतंकवाद का सफाया करना है। लेफ्टिनेंट उमर फयाज दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रहने वाले थे, जहां आतंकवाद काले साई की तरह फैला हुआ है, जहां के नौजवान देशद्रोहियों के बहकावे में आकर सेना पर पत्थर फेंकते हैं, आर्मी से नफरत करते हैं। लेकिन कुलगाम के रहने वाले उमर फयाज ने देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए फौजी वर्दी पहनी। उम्मीद है कि इस जाबाज की शहादत घाटी के दहशतगर्दों के खिलाफ लोगों के दिल में नफरत का एक तूफान खड़ा कर देगी। मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर। अब बात एक ऐसे इमाम नूरुल रहमान बरकती की जिनके दिमाग पर सत्ता की सनक सवार है। ये इतने बदजुबान हैं कि कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। कोलकाता की मस्जिद के इस इमाम ने मुसलमानों को धमकी दी है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी मुसलमान ने बीजेपी को वोट दिया तो इन्हें पीटा जाएगा। इन मौलाना की इतनी हिम्मत है कि ये जिहाद के नाम पर कत्लेआम करने का दावा करते हैं। विरोधी कहते हैं कि ममता बनर्जी की सरपरस्ती की वजह से ही ये बेलगाम हो चुके हैं। मुसलमानों को मौलाना की सबसे बड़ी धमकी। ये जो आरएसएस वाले मुसलमान हैं, इनको पहले समझाया जाएगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो फिर इनको जो है बाइकआउट कर दिया जाएगा। तमाम मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीटो, उनको इस्लाम से बाहर करो, उनको निकालो सोसाइटी से, जो आरएसएस करे। जिहाद बहुत खतरनाक होता है, तो बहुत खतरनाक होता है, उसमें तो सारी कहानी खत्म हो जाती है।
मुख्तार है, उसको कौन पूछता है? मुख्तार को तो 2-3 तमाचा मारा हम लोहा में। नफरत की सार्वजनिक मुनादी करने वाला, जहरीली जुबान से मोदी और बीजेपी को वोट देने वालों को पीटने का ऐलान करने वाला, तमाम मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीटो, उनको इस्लाम से बाहर करो, जिहाद के नाम पर कत्लेआम की धमकी देने वाला, मोदी के मंत्री को पीटने का दावा करने वाला, ये चेहरा है ममता राज के एक शाही इमाम का। नाम है नूरुल रहमान बरकती। टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता के इस इमाम ने मजहब का मुलम्मा चढ़ाकर अपनी ही कौम के खिलाफ खून खराबे की मुनादी कर दी। जिहाद बहुत खतरनाक होता है, तो बहुत खतरनाक होता है, उसमें तो सारी कहानी खत्म हो जाती है। कत्लेआम होता है, काफी मर्डर क्या होता है? मर्डर नहीं होता है, इस्लाम के नाम पर होता है। कत्लेआम तो होता है। कत्लेआम तो सब वो भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, पूरा इराक में मारा, बच्चे मर रहे, ये मर रहे, वो मर रहे, वहाँ हो रहा है। क्या कहते हैं, बर्मा में हो रहा है। मुसलमानों को साइड कीजिए। सुना आपने, खुद को इस्लाम के स्वयंभू ठेकेदार समझने वाले इस इमाम की जुबान कितनी जहरीली है। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों से मुलाकात कर रहे थे, उसी दिन दिल्ली से 1,500 किलोमीटर दूर कोलकाता में इस इमाम की जुबान अनाप शनाप बोल रही थी। ये कोई पहला मौका नहीं है जब बरकती ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला हो। बरकती ने तो बाकायदा नरेंद्र मोदी के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया था। नफरत के इस खेल में बरकती इस हद तक पहुंच चुके हैं कि अब वो संघ और बीजेपी को वोट देने वाले मुसलमानों को ही पीटने की धमकी दे रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र अंदर से बन चुका, खुल नहीं रहा अभी, तो अगर बन चुका है तो उसको भी हम लोग फेस करेंगे। अगर करेंगे, खत्म करेंगे। पूरे मुसलमानों से बंगाल का मैं गुजारिश करूंगा कि उन तमाम मुसलमानों को पकड़ पकड़ के पीटो, उनको इस्लाम से बाहर करो, उनको निकालो सोसाइटी से, जो आरएसएस करे, बेचे मुसलमानों को। वही तो मार्च चलेगा, अभी मार्च चलेगा, अभी तो हम लोग रुकवा के रखा है, जब ऑर्डर देंगे तब होगा। संघ और बीजेपी के खिलाफ शाही इमाम बरकती के खून खराबे के पीछे एक सच है कि बंगाल की सियासत में बीजेपी उभरती हुई ताकत बन रही है। यह भी सच है कि बरकती खुद को बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक के ठेकेदार समझते हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी भी। बंगाल में बरकती की टीएमसी से करीबी किसी से छिपी नहीं है और नूरुल रहमान बरकती मुस्लिम वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा भी करते हैं। ममता बनर्जी के साथ ये खुलेआम सार्वजनिक मंचों पर देखे जा चुके हैं। यही वजह है कि मुस्लिम धर्मगुरु बरकती जैसे इमाम की जहरीली जुबान से तौबा कर रहे हैं। हम ये समझिए तो वाहियात बात है, जैसे गौ रक्षक करते हैं वैसे ये नहीं करते, हम इसके साथ देंगे। आरएसएस क्या उनको तो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहिए। ऐसे जहाँ पे तो बीजेपी और आरएसएस वाले चप्पे चप्पे में मौजूद है, उन्हें हिंदुस्तान और कलकत्ता छोड़ देना चाहिए और पूरा इस तरह से वो उन्हें अरब सऊदी अरबिया में या पाकिस्तान में कहीं जाके बसना चाहिए। ममता की मेहरबानी से ये इमाम मुस्लिम वोट बैंक का पहलवान बनकर घूम रहा है। यही वजह है कि विरोधी शाही इमाम बरकती जैसों को सिरफिरा और ममता बनर्जी की राजनीति का साइड इफेक्ट बता रहे हैं। कुछ लोगों के शरीर में ओसामा बिन लादेन की आत्मा घुस गई है और ऐसे लोग जो है जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो बयान निश्चित तौर से बंगाल की सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये तो बंगाल की सरकार को जवाब देना चाहिए। बरकती भाई साहब जो है ये इसके पहले भी बहुत ही इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स कर चुके हैं, अनाप शनाप बक चुके हैं और बड़े क्लियरली उन्होंने ये प्रकट कर दिया है कि ममता बनर्जी को चुनावी फ़ायदा वो पहुंचा रहे हैं। कुछ सिरफरे लोग हैं जो खबरों में बनाना चाहते हैं और इस तरह का बयान दे करके देश में जो सद्भाव है उसको बिगाड़ना चाहते हैं। शाही इमाम बरकती को उनके विरोधी लादेन कहें या सिरफिरा, बंगाल की सत्ता के गलियारे में ये चर्चा है कि जब से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी, तब से टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम बरकती ने खुद को कानून और सरकार समझ लिया है। और अब आपको हम बता दें कि इस महीने मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। कामकाज को लेकर सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन इस मौके पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के 3 साल में कितना बदला देश का हाल। मोदी सरकार ने कितने वायदे पूरे किए, जनता को किन वायदों के पूरे होने का भी इंतजार है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इंडिया टीवी संवाद में
15 मई को मोदी सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों समेत सियासी दिग्गज होंगे एक मंच पर। सरकार के मंत्रियों से सवाल जवाब होंगे, उनके कामकाज का हिसाब किताब होगा। तो 15 मई को दिन भर रजत शर्मा के साथ देखिए इंडिया टीवी संवाद। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे यूपी में समाजवादी पार्टी नेता के भतीजे की गुंडागर्दी। उत्तर प्रदेश में सत्ता को बदले 1.5 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। समाजवादी पार्टी की सरकार जा चुकी है, लेकिन समाजवादियों के सर से सत्ता का नशा अब तक लगता है नहीं उतरा। यूपी के एटा जिले में एक थाने में आज जो कुछ हुआ, उसने कानून व्यवस्था और पुलिस के इकबाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। समाजवादी पार्टी के एक एमएलसी के भतीजे को पुलिस अस्पताल में गुंडागर्दी के इल्जाम में पकड़कर थाने लाई, लेकिन पुलिस स्टेशन में इस गुंडे ने सरेआम इंस्पेक्टर को ही थप्पड़ मार दिया। मेरे साथ थाने में वर्दी वाले को पड़ा ये झन्नाटेदार थप्पड़। यूपी में राजनीतिक गुंडागर्दी की संस्कृति का एक नमूना भर है। कानून को मुट्ठी में रखने और धौंस जमाने वाली वही संस्कृति जिसका अतीत अच्छी तरह याद है उत्तर प्रदेश को। मेरे साथ जी हां, मोहित यादव नाम है इसका, जिसने यूपी के एटा के थाने में पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र को थप्पड़ मारने की हिमाकत की, वो भी पुलिस वालों की मौजूदगी में, क्योंकि यही पुलिस इंस्पेक्टर अस्पताल में गुंडई कर रहे मोहित यादव को दबोचकर थाने लाया था। लाल शर्ट में तीखी मूंछों वाले इस बिगड़ैल की हेकड़ी देखिए पुलिस वालों के सामने। नाम है मेरे साथ कम से कम इसके तेवर तो यही बताते हैं कि सत्ता का नशा किस हद तक सवार है इसके दिलो दिमाग पर। ना इसे कानून की फिक्र है, ना व्यवस्था का लिहाज। आखिर इस शख्स ने इतनी हिमाकत कैसे कर दी? कैसे इसने पुलिस वालों की मौजूदगी में एक इंस्पेक्टर को सरेआम थप्पड़ मार दिया? किसके दम पर यह शख्स पुलिस वालों को धमकाता रहा, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले जरा इसकी धौंस देखिए। मेरे साथ देखिए कैसे इसने पुलिस वाले की कॉलर पकड़ रखी है। सियासी रसूख का नशा इतना हावी है कि दारोगा को चांटा मारने में भी देर नहीं लगी इसको। हॉस्पिटल में 2 टेक्नीशियंस थे जिनके पास ये अपने आप को माननीय सभापति विधान परिषद रमेश यादव का भतीजा बताता है। इसने जाके उनके साथ गुंडागर्दी करी है और ये कहा कि मैं फलां हूँ और मेरा ये परिचय है, मैं इनका भतीजा लगता हूँ और मुझे ये दो वो दो, और बदतमीजी करी। इसके साथ 2 लोग और थे, उन्हें बदतमीजी करी। जब पुलिस उसको पकड़ने पहुंची, वहाँ भी इसने बदतमीजी करी। खुद को समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव का भतीजा बता रहा है मोहित यादव। अपने इसी राजनीतिक कनेक्शन के दम पर उसने की है ऐसी गुंडागर्दी, वो भी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ। मेरे साथ एटा के थाने में वर्दी वाले के गाल पर सरेआम तमाचा जड़ने से पहले मोहित यादव एक अस्पताल में गुंडागर्दी कर चुका था। उसने एक्सरे डिपार्टमेंट में काम करने वाले 2 कर्मचारियों को मामूली सी बात पर पीट डाला। उन्होंने बताया कि ये एक्सरे ना करा के जबरदस्ती आए, एक्सरे कर। जब उन्होंने कहा कि थोड़ा ठहरो, नहीं ठहरे, उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दिया और बुरी तरीके से 3 लोग थे, तीनों जिन्हें मैं नहीं जानता,
उन तीनों लोगों ने हाथ पैरों से बहुत बुरी तरीके से मारा। तथाकथित ये अपने आप को शराब के नशे में कहता है, हालांकि इसकी कोई मेडिकल पुष्टि फिलहाल हमारे पास नहीं है। इसको गिरफ्तार किया गया है और कठोरतम सजा दिलाई जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई। पहले अस्पताल में मारपीट और फिर थाने में इंस्पेक्टर को थप्पड़, और आरोपी का कनेक्शन निकला समाजवादी पार्टी से, जिसकी अब यूपी में सरकार तक नहीं है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपनी सरकार के समय समाजवादी पार्टी से जुड़े ऐसे लोग किस कदर पुलिस को अपनी जेब में रखकर घूमते होंगे। मेरे साथ धनंजय सिंह, एटा, इंडिया टीवी। समाजवादी गुंडे की हिमाकत के बाद अब योगी राज में टेंडर को लेकर खूनी टकराव की तस्वीर भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक छोटी सी बात पर लाठी डंडे चल गए, बंदूकें तन गईं और गोलियां चलने लगीं। आरटीओ ऑफिस के बाहर एक टेंडर लेने के लिए दो गुट पहुंचे। टेंडर हासिल करने को लेकर दोनों के बीच पहले तो बहस हुई, फिर बढ़ते बढ़ते हाथापाई और फिर लाठी डंडे चलने लगे और उसके बाद दोनों तरफ से हथियार निकाल लिए गए। सरेआम हवा में 8 से 10 राउंड गोलियां चलाई गईं और पुलिस के आने से पहले गुंडे फरार भी हो गए। हवाई फायरिंग हो रही है, तनाधन गोलियां चल रही हैं, लाठी डंडे चल रहे हैं। न पुलिस का डर है, न कानून का खौफ, न किसी को गोली लगने की फिक्र है इन बदमाशों को। इन्हें तो बस इलाके में दहशत कायम करनी है। सरेआम गुंडागर्दी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की हैं। सूबे में सत्ता बदल चुकी है। अब कानून व्यवस्था को लेकर सख्त तेवर रखने वाले सीएम योगी का राज है, लेकिन ऐसा लगता है कि इन गुंडे बदमाशों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो दिन दहाड़े हथियार लहरा लहरा कर गोलियां दाग रहे हैं ये अपराधी। इस पूरे कांड की वजह क्या है आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कैसे दो गुंडे बारी बारी से गोलियां चला रहे हैं। चंद सेकंड में इन बेलगाम बदमाशों ने कई राउंड फायर कर दिया। आपस की इनकी पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, और मैं तो सर यहाँ छांव में खड़ा हुआ था, एकदम से आते के साथ ही हॉकियों से और फायरिंग और तड़ा तड़ो ये वो। अब जरा आपको इस गोलीकांड से कुछ देर पहले की तस्वीर दिखा देते हैं। मामला दो गुटों में बहस और हाथापाई से शुरू हुआ, फिर थोड़ी ही देर में लाठी डंडे चलने लगे, एक दूसरे पर वार होने लगे। ये कांड मुरादाबाद के आरटीओ ऑफिस के बाहर सुबह सुबह हुआ, एक टेंडर हासिल करने को लेकर। दरअसल दो गुट गाड़ियों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाने का टेंडर हासिल करने के लिए आरटीओ ऑफिस पहुंचे थे। टेंडर अलॉट होने से पहले ही दोनों गुट आपस में भिड़ गए, मारपीट शुरू हो गई। बात तब और बिगड़ गई जब कुछ लोग दहशत कायम करने के लिए रिवॉल्वर निकालकर हवा में गोलियां दागने लगे। आरटीओ ऑफिस के पीछे दो पार्टियों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें गोली चलने की भी सूचना है। इसके ऊपर अभी पुलिस आई है, पुलिस के सामने दोनों ही पार्टियां भागी हुई हैं। इसके बारे में छानबीन की जा रही है। तो ऑफिस के बगल में फर्स्ट एड बॉक्स की बिक्री को लेकर के दो पार्टियों के बीच में बवाल हुआ। ये असामाजिक तत्व काफी देर तक यहां तांडव करते रहे। इसी बीच किसी ने मुरादाबाद पुलिस को खबर कर दी। आनन फानन में पुलिस के आला अफसर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक गोलीबारी करने वाले गुंडे मौके से फरार हो चुके थे। हाँ, तफ्तीश के दौरान पुलिस को गुनाह के सबूत जरूर मिले। आसपास खाली कारतूस के खोखे पड़े हुए थे, जिन्हें पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस दावा कर रही है कि सरेआम गोलीबारी करके माहौल खराब करने वाले इन बदमाशों को जल्द ही दबोच लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि गुंडों के अंदर ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत कहां से आई, वो भी तब जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या बदमाशों के दिल से उत्तर प्रदेश पुलिस का खौफ खत्म हो गया है? क्योंकि अगर पुलिस का डर रहता तो इस तरह टेंडर के लिए सरेआम गोलियां न चलती। राजीव कुमार, इंडिया टीवी, मुरादाबाद।
अब बात एक बहुत अहम मुद्दे की, 3 तलाक जायज या नाजायज। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पर एक बेहद अहम बहस शुरू होने जा रही है। 5 जजों की संविधान पीठ के सामने मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दर्द पर सुनवाई होगी। कोर्ट में होने जा रही इस बहस से उन महिलाओं को एक बार फिर इंसाफ की आस जगी है जिनकी जिंदगी 3 तलाक की वजह से बर्बाद होती है। ट्रिपल तलाक के लिए बनी इस संविधान पीठ में सभी धर्मों के जज होंगे। देखिए कैसे इस सुनवाई ने देश भर की 3 तलाक पीड़ित महिलाओं की उम्मीदें बढ़ा दी। सऊदी से फ़ोन पे तलाक दे दिया उन्होंने। दहेज की मांग करते थे और दहेज की वजह से हमें छोड़ दिया। जी मुझे पत्र पे तलाक दे दिया सऊदी अरब से भेजकर। जी हाँ, वो हमेशा दहेज की मांग करते थे। दहेज की मांग ना पूरी होने पर उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमेशा ट्रिपल तलाक की धमकी देता रहता था कि अगर तू किसी को बताएगी ना तो तेरे को तलाक दे दूंगा। वो डर से मैंने कभी किसी को नहीं बताया। उन लोगों का सब जुल्म सह रही थी। इन लोगों ने फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि मतलब बेटी नहीं चाहिए थी, बेटा ही पैदा करना चाहिए था। फोन पे ट्रिपल तलाक बोल के पापा को बोले मेरा तलाक हो गया, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मेरा शौहर ने दूसरी निकाह करने का निकाह कर लिया एक औरत से, मेरे को तलाक देखे 3 तलाक बोल के, और हालांकि मेरा इजाजत नहीं है तो भी उन्होंने निकाह कर लिया 3 तलाक। यही दर्द, यही आंसू, यही जख्म है उन हजारों मुस्लिम महिलाओं के जिन्हें एक झटके में तलाक 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 बोलकर उजाड़ दी गई पूरी जिंदगी। अब देश की सबसे बड़ी अदालत मुस्लिम महिलाओं के सबसे बड़े दर्द पर सबसे बड़ी सुनवाई करने जा रही है। 3 तलाक नाम के उस नासूर की दवा खोजेगा सुप्रीम कोर्ट, जो अब तक मुल्ला मौलवी और इमाम नहीं ढूंढ पाए। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ 3 तलाक पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट 11 मई से 19 मई तक 3 तलाक पर सभी पक्षों की राय सुनेगी। 5 जजों की इस पीठ में चीफ जस्टिस JS खेहर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस R फली नरीमन, जस्टिस UU ललित, जस्टिस S अब्दुल नजीर शामिल हैं। ट्रिपल तलाक जायज है या नाजायज? क्या 3 तलाक के नाम पर मुस्लिम महिलाओं से ज्यादती हो रही है? क्या शरीयत की आड़ में 3 तलाक को सही ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट इस पर जिन 4 पक्षों की राय सुनेगा, उनमें पहला पक्ष उन पीड़ित महिलाओं का है जिन्हें 3 तलाक का दंश झेलना पड़ रहा है। दूसरा पक्ष केंद्र सरकार का है जो खुलकर पीड़ित महिलाओं के साथ खड़ी है। तीसरा पक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है जो शरीयत कानून में किसी तरह के अदालती दखल का विरोध कर रहा है। चौथा पक्ष सलमान खुर्शीद जैसे वरिष्ठ वकील हैं जो ये मानते हैं कि 3 तलाक जैसा कुछ होता ही नहीं, यानी मौजूदा व्यवस्था के साथ हैं। लेकिन अपनी चौखट से दरबदर इन मुस्लिम महिलाओं के दर्द का अंदाजा पूरे देश को है और ताउम्र मिले इन जख्मों को अदालत भी गौर से सुनेगी। मोदी जी से हम यही कहना 3 तलाक बंद हो और औरतों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए और सब और हमारी जैसी औरतों को सबको इंसाफ मिल जाए। मोदी सरकार से बिल्कुल उम्मीद है, जैसे कि उन्होंने निकाला ये कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर डेफिनेटली उनसे ही हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बोलते हैं उस तरीके से बेटी बचे, ये बेटी की सुरक्षा करना चाहिए। ये वो आवाजें हैं जिन्होंने इंसाफ के लिए अपनी कौम का हर दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही 3 तलाक की लड़ाई को ये लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रही हैं। हम इस सुनवाई से बेहद खुश हैं और जो ये सरकार कर रही है अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, पीड़िताओं के लिए बहुत अच्छा कर रही है और इससे हमें खासी उम्मीदें हैं। इस फैसले से हम बेहद खुश हैं, ये हमारी सराखों पर है। फैसला हम लोगों के फेवर में ही आ सकता है क्योंकि लड़कियां इतनी परेशान हो जाती हैं, अपने साथ में जो बच्चे हैं उनका पालन पोषण कैसे करेंगी। तो उम्मीद तो यही है कि हम जैसी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ इंसाफ होगा। हमें पूरी उम्मीद है कल जो कार्रवाई हो रही है तो महिलाओं को जिनको तलाक मिल रहा है उनके लिए ये फैसला उनके फेवर में हो, उन लड़कियों को इंसाफ मिले जो आदमी एकदम से तलाक दे देते हैं और ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। और लड़कों का जो ये रोब झाड़ के बोलते हैं कि मैं दूसरी कर लूँगा, जो करना है करो, उस पर रोक डाल दिया जाए। कोई भी लड़का ये ना बोले कि किसी को भी कि जा दूसरी शादी करता हूँ, तलाक बोलता हूँ 3 बार और दूसरी शादी करते हैं। आगे लड़कियों का फ्यूचर बंद हो जाए ये ट्रिपल तलाक। 3 तलाक की पीड़ित इन महिलाओं की उम्मीद इसलिए भी जगी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुलकर साथ खड़े हैं। केंद्र सरकार अदालत में मजबूती से 3 तलाक के खिलाफ अपनी राय रख चुकी है। केंद्र सरकार का तर्क है कि 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से खिलवाड़ और मौलिक अधिकारों का हनन है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि ये 2 व्यक्तियों का आपस का मामला है। इसका मौलिक अधिकारों के हनन से कोई लेना देना नहीं।
केंद्र सरकार का दावा है कि 3 तलाक की प्रथा को संविधान के अनुच्छेद 25 में अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार के मौलिक अधिकार के तहत कोई आरक्षण नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील है कि अनुच्छेद 25 में हर व्यक्ति को अपने हिसाब से धर्म और उपासना का अधिकार है। 3 तलाक के खिलाफ सिर्फ मुस्लिम पीड़ित महिलाओं ने ही जंग नहीं छेड़ रखी। इस लड़ाई में पीड़ितों को मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला का भी साथ मिला है। नजमा एक झटके में किसी को 3 तलाक देने के सख्त खिलाफ है। बिल्कुल गलत है, गैर शरीया है, कुरान के हिसाब से गलत है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कैसे होता है इतने साल? इसलिए कि इस तरह के लोग बैठे हैं ना जो एजेंट बने हुए हैं इस्लाम के। लेकिन ये भी तो वही कुरान पढ़ते हैं जो आप पढ़ती हैं। वो लोग वो शायद वो आयतें पढ़ के भूल जाते हैं। 3 तलाक पर जारी इस बहस के बीच सभी पक्षों को सुप्रीम कोर्ट में एक और सवाल का जवाब देना होगा। ये सवाल है कि ट्रिपल तलाक की वजह से जिन महिलाओं की जिंदगी बद से बदतर हो गई, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? 3 तलाक देने वाले की या 3 तलाक का समर्थन करने वाले मुल्ला मौलवियों की? मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली। हिंदू मान्यता में भगवान हनुमान संकट मोचक हैं। आस्था है कि बजरंगबली अपने भक्तों को हर मुसीबत से बाहर निकाल लेते हैं। हनुमान जी की पूजा लोग हिम्मत, ताकत और कामयाबी के लिए करते हैं। आज वाराणसी के एक मंदिर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां 3 तलाक और हलाला जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही महिलाओं ने पूजा की और हनुमान जी से अदालत में जीत की मुराद मांगी। मंदिर है, भगवान है, पुजारी और मंत्रों की आवाज भी, लेकिन जैसे ही नजर भगवान के दर पर बैठे भक्तों पर पड़ती है, नजरें ठिठक जाती हैं, हैरानी होती है और दिमाग में कई सवाल घूमने लगते हैं। बजरंगबली की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा के साथ सुर में सुर मिलाती इन महिलाओं का लिबास इनकी पहचान बताने के लिए काफी है। जी हाँ, इस वक्त मंदिर में मुस्लिम महिलाएं मौजूद हैं और सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे मंदिर में हर रोज होता है। बुर्कानशी महिलाओं के हाथ में हनुमान चालीसा है और मंदिर में सभी एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रही हैं। बजरंगबली की मूर्ति के सामने मुस्लिम महिलाएं क्यों आई हैं, इसका जवाब इन महिलाओं के हाथ में मौजूद इन पोस्टर से मिल जाता है। पोस्टर पर ट्रिपल तलाक और हलाला के विरोध में लाइनें लिखी गई हैं और शक्ति के देवता के पास मुस्लिम महिलाएं एक खास मुराद के साथ पहुंची हैं। कुछ ऐसी बहनें भी हैं जो तलाक से पीड़ित हैं, वो चाहती हैं कि उनको इस दर्द से मुक्ति मिले। तो हनुमान जी को एक संकट मोचक माना जाता है, तो हनुमान जी से सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि इस मुसीबत से छुटकारा मिले, इस कुरीति से छुटकारा मिले। वो कहते हैं ना लोग कि जब तालाब में एक मछली खराब होती है तो सारे तालाब का पानी गंदा कर देती है। तो कुछ लोगों ने इसे अपने ऐशो आराम के लिए एकदम बदकार बना के रख दिया है। तो हम लोग चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें ये न्याय मिले कि 3 तलाक से मुक्ति। बजरंगबली के दरबार में दुआ नहीं बल्कि मन्नत मांगी जा रही है, उस जंग में जीत की जिससे लाखों मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर इस मंदिर में कई हिंदू महिलाएं भी साड़ियों में नजर आ रही हैं। हनुमान मंदिर में मुस्लिम महिलाएं भक्तों के बीच शामिल हुईं और अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए भगवान की मूर्ति के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा और आरती का पाठ किया। मुस्लिम महिलाओं की ये खास पूजा वाराणसी में हुई। यहाँ के पातालपुरी मठ के प्राचीन हनुमान मंदिर को लेकर हिंदू संप्रदाय के लोगों में गहरी आस्था है। कहा जाता है यहाँ भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहीं पर मुस्लिम महिलाओं ने अपनी मुराद पूरी करने के लिए 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसलिए हमारे पूर्वजों के इष्ट हनुमान थे और हनुमान जी खुदा के, ईश्वर के, राम के सब कार्यों को सदा हल करते हैं। इसलिए आज पूर्णिमा के दिन मुस्लिम महिलाएं सैकड़ों की संख्या में 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, इस विश्वास से और आस्था से कि उनको ट्रिपल तलाक, हलाला रूपी अत्याचार और अन्याय से मुक्ति मिलेगी। इस खास पूजा में ज्यादातर ट्रिपल तलाक की पीड़ित महिलाएं शामिल हुईं। बच्ची को गोद में लिए शहाना भी उन्हीं महिलाओं में से एक है। कल का दिन इन महिलाओं के लिए बेहद अहम है क्योंकि गुरुवार से ही सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक, निकाह, हलाला और एक से ज्यादा निकाह के मामलों में सुनवाई होगी। शैलेश चौरसिया, इंडिया टीवी, वाराणसी। तो कल करोड़ों आंखें आस से देख रही होंगी सुप्रीम कोर्ट को। अमेरिकी पॉप सिंगर जस्टिन बीबर का शो मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में शुरू हो चुका है, आपको बता दें। और बीबर फीवर सिर्फ आम लोगों में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के सितारों पर भी चढ़ा हुआ दिख रहा है।
जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस देखने के लिए फिल्म स्टार आलिया भट्ट और उनके साथ कई और सितारे भी पहुंचे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं झुलसा देने वाली गर्मी के बाद दिल्ली एनसीआर में कैसे राहत की बारिश हुई है। थोड़ी देर पहले दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक करवट बदली और बारिश शुरू हुई। एकाएक हुई बारिश से दिल्ली वालों को फौरी तौर पर तो गर्मी से राहत मिली। और ब्रेक के बाद देखिए आज की बात, लेकिन उससे पहले ओ माय गॉड में देखते हैं ट्रिपल तलाक पर योगी का एक्शन।